हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल फिलोमैथ पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी नेगी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की इस सीरीज़ में नेक्स्ट क्लास है शिक्षण के स्तर। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने क्या किया है, शिक्षण के अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति को डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे कि शिक्षण के कौन कौन से स्तर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शिक्षण के कितने स्तर हैं। तो शिक्षण के जो हैं वो 3 स्तर हैं। ठीक है, शिक्षण के 3 स्तर हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है स्मृति स्तर, उसके बाद है समझ स्तर और उसके बाद और अंतिम है चिंतन स्तर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्मृति स्तर क्या होता है। तो स्मृति स्तर की कुछ विशेषताएं हैं या इसमें कौन कौन से बिंदु होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्मृति स्तर क्या है, शिक्षण का सबसे निचला पॉइंट है। अगर जैसे हम इसको दिखाएं, ठीक है, शिक्षण के 3 स्तर हैं। तो ये हो गया स्मृति स्तर, ये समझ स्तर, ठीक है, और ये हो गया चिंतन स्तर। ठीक है, यानी कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग। ठीक है, तो ये 3 स्तर हैं यहाँ पर। तो शिक्षण का जो सबसे निचला स्तर है वो है स्मृति स्तर। ठीक है, इस स्तर में क्या होता है कि छात्रों को केवल रटने पर बल दिया जाता है। ठीक है, उनको जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो रटा करके सिखाई जाती हैं। ठीक है, छात्रों को जो ज्ञान वो बोलते हैं, ठीक है, रटा हुआ ज्ञान आपको सुनाते हैं, तो उसकी उनको कोई समझ नहीं होती है। ठीक है, ना तो वो उस ज्ञान का उद्देश्य समझते हैं, ना उसकी उपयोगिता को समझते हैं। ठीक है, वो केवल एक रटा रटाया ज्ञान होता है जिसको वो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण केवल बच्चों को क्या करवाया जाता है, रट करके सिखाया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें अध्ययन सामग्री की, तो वो पूर्व नियोजित होती है और शिक्षक द्वारा क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाती है। यानी कि जो शिक्षण सामग्री होती है वो पहले से ही क्या होती है, पूर्व नियोजित होती है। ठीक है, पहले से ही नियोजित होती है और शिक्षक अपनी कक्षा में एक क्रमबद्ध रूप में उसका क्या करता है, उसको प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगर मनोवैज्ञानिक रूप में हम देखें तो स्मृति स्तर क्या है, संज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों को हम जो शिक्षण कार्य करते हैं तो वो केवल क्या होता है, रटने पे फोकस करते हैं। ठीक है, कि बच्चों को रट करके कुछ चीज़ें याद करवानी है। तो इसके कारण क्या होता है कि बच्चों की जो क्षमताओं में किसी भी प्रकार का विकास में इसका कोई योगदान नहीं होता है। यानी कि स्मृति स्तर का शिक्षण बच्चों की क्षमताओं के विकास में अपना कोई भी योगदान नहीं देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह छोटे बच्चों के लिए या निम्न वर्ग के बच्चों के लिए यह उपयोगी है। ठीक है, और शिक्षक प्रमुख होता है। यानी कि स्मृति स्तर के शिक्षण में क्या होता है कि शिक्षक प्रमुख होता है और छात्र द्वयम दर्जे का होता है। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद भी स्मृति स्तर बहुत उपयोगी है और समझ स्तर और चिंतन स्तर यानी कि दूसरे और तीसरे स्तर के लिए यह क्या करता है, आधार प्रस्तुत करता है। ठीक है, इन दोनों स्तरों तक पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति को पहले स्मृति स्तर से होकर गुजरना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कोई भी व्यक्ति पहले स्मृति स्तर पर जाकर के उसको पार करेगा, उसके बाद वो समझ स्तर पर आएगा और फिर समझ स्तर से गुजरते हुए वो चिंतन स्तर पर पहुंचेगा। और चिंतन स्तर क्या है, शिक्षण का उच्चतम स्तर है। ठीक है, तो हमने स्मृति स्तर को देख लिया है। हम बात करें अगर समझ स्तर की, तो जो यहाँ पे शिक्षण का जो ये स्तर है, ठीक है, तो ये क्या है, ये दूसरा स्तर है। ठीक है, यानी कि स्मृति स्तर के बाद समझ स्तर इसका दूसरा स्तर है। ठीक है, छात्र सीखते हैं, यहाँ पर छात्र रटकर नहीं सीखते हैं। जब बच्चे समझ स्तर में प्रवेश करते हैं स्मृति स्तर से गुजर करके,
तो यहाँ पर वो किसी भी ज्ञान को, ठीक है, या किसी कोई तथ्य है, कुछ सूचनाएं हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी है, तो वो उस चीज़ को रट करके नहीं सीखते हैं, बल्कि उसके उद्देश्य, उसके उपयोग, ठीक है, और उसके सिद्धांतों को समझ करके सीखते हैं, ठीक है। यानी कि समझ स्तर में बच्चे उसके किसी भी ज्ञान के उद्देश्य, उपयोग और उसके सिद्धांतों को समझ करके सीखते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, बच्चे अपने इस ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो अपने कक्षा में जिस भी चीज़ को सीखते हैं उसका उपयोग वो अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, ठीक है। अध्ययन सामग्री यहाँ पर भी पूर्व नियोजित होती है, ठीक है। अध्ययन सामग्री यहाँ पर भी पूर्व नियोजित होती है और यहाँ पर भी शिक्षक क्रमबद्ध रूप में इसको प्रस्तुत करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होता है जैसा स्मृति स्तर पे है। अध्ययन सामग्री पूर्व नियोजित होती है और एक शिक्षक उसको क्रमबद्ध रूप में क्या करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों की क्षमताओं का यहाँ पर विकास किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर छात्रों की क्षमताओं का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है, ठीक है। क्योंकि उन्हें जो वो तथ्य सीख रहे हैं, ठीक है, जो तथ्यों के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, किसी भी जानकारी, किसी सूचना, किसी भी प्रकार का वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो उनको रटाया नहीं जा रहा है, केवल याद नहीं कराया जा रहा है, ठीक है, बल्कि वो उनको समझाया जा रहा है, ठीक है। उसके उद्देश्य, उपयोग, सिद्धांत उन बच्चों को समझाया जा रहा है। तो इस तरीके से उनकी क्या होता है, उन बच्चों की जो क्षमताएं होती हैं वो विकसित होती हैं, ठीक है। और इन्हीं क्षमताओं के द्वारा वो उस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी शिक्षण में एक बात होती है कि यहाँ पर बच्चों पे निपुणता में बल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ये माना जाता है कि वो अपनी जो विषय वस्तु है उस पर वो अपनी पकड़ बनाए, ठीक है। यानी कि जो उनको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो कंटेंट उनको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, जो ज्ञान उनको दिया जा रहा है, तो उस पर वो क्या करे, अपनी पकड़ को बनाए, यानी कि उसमें वो निपुणता को हासिल करे, ठीक है। नेक्स्ट है यह उपयोगी है यह उन बच्चों के लिए उपयोगी है जिन्होंने क्या किया है, स्मृति स्तर को पार कर लिया है, ठीक है। यानी कि समझ स्तर उन बच्चों के लिए उपयोगी है जो स्मृति स्तर से गुजर चुके हैं, ठीक है। शिक्षक की भूमिका इसमें भी क्या होती है, सक्रिय होती है और छात्र क्या होता है, दूसरे स्थान पे होता है, ठीक है। यानी कि शिक्षक यहाँ पर सक्रिय है और छात्र क्या होता है, दूसरे नंबर पर होता है, ठीक है। और जिस प्रकार स्मृति स्तर समझ स्तर के लिए आधार प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार समझ स्तर क्या करता है, चिंतन स्तर के लिए आधार प्रस्तुत करता है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बच्चा डायरेक्ट चिंतन स्तर पर जो कोई भी बच्चा है वो सीधे चिंतन स्तर पर नहीं पहुंच सकता है, उसको पहले स्मृति स्तर पर आना होगा, इसको पार करके वो समझ स्तर पर पहुंचेगा और समझ स्तर से गुजर करके ही वो चिंतन स्तर पर पहुंचेगा। यानी कि किसी बच्चे को अगर चिंतन स्तर पर पहुंचना है तो उसे पहले ये पीछे के जो 2 स्तर हैं ये पार करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, चिंतन स्तर के लिए आधार प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका समझ स्तर, ठीक है। अब बारी आती है चिंतन स्तर की। तो चिंतन स्तर क्या है, शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर है, ठीक है। शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर है चिंतन स्तर, ठीक है। और इसको आत्मनिरीक्षण स्तर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको आत्मनिरीक्षण स्तर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यह बहुत ही अत्यधिक उपयोगी
वो विचारशील होता है। ठीक है, यानी कि इस स्तर पर जो शिक्षण होता है वो बहुत अधिक उपयोगी और विचारशील होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो शिक्षण होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का होता है, समस्या केंद्रित होता है। ठीक है, शिक्षण कैसा होता है, समस्या केंद्रित होता है। देखो यहाँ पे स्मृति स्तर पर शिक्षण कैसा होता है कि बच्चों को रट करके कोई चीज याद करवानी है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को किसी ज्ञान को समझाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षण एक समस्या केंद्रित होता है, मतलब बच्चों को एक समस्या दी जाएगी। ठीक है, या फिर वो स्वयं इस समस्या की क्या करेंगे, पहचान करेंगे, उसके बाद समस्या को परिभाषित करेंगे। ठीक है, समस्या को परिभाषित करेंगे, समाधान खोजेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो शिक्षण होता है तो वहां पर शिक्षक क्या करेगा, छात्रों के सामने एक समस्या रखेगा, छात्र उस समस्या को पहचानेंगे। ठीक है, फिर उसको परिभाषित करेंगे और फिर उसका समाधान खोजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण क्या होता है, समस्या केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे छात्रों की क्या किया जाता है, क्षमताओं का विकास किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर छात्रों की जो क्षमताएं होती हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। जबकि जो चिंतन स्तर है, चिंतन स्तर में क्या किया जाता है कि छात्रों की जो मूल सोच है, ठीक है, या फिर जो उनकी रचनात्मक सोच है, मूल सोच या रचनात्मक सोच, इन दोनों चीजों का विकास किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों की क्षमताओं का विकास नहीं होता है, यहाँ पर छात्रों की क्षमताओं का विकास और उपयोग होता है, और यहाँ पर छात्रों की जो मूल सोच होती है या उनकी रचनात्मक सोच होती है, ठीक है, उसका विकास किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, इसमें लोकतांत्रिक होती है। ठीक है, यानी कि वो छात्रों पर अपने विचारों को नहीं थोप सकता है। ठीक है, या उन पर कठोर अनुशासन लागू नहीं कर सकता है। ठीक है, जबकि छात्र की भूमिका यहाँ पर क्या होती है, सक्रिय होती है, यानी कि छात्र ज्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, वो काफी हद तक अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए, सोचने विचारने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। शिक्षक केवल क्या करता है, बच्चों को केवल एक तरीके से निर्देशित करता है। ठीक है, लेकिन उनके काम में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, वो बच्चों के सामने एक समस्या दे देंगे, उसके बाद बच्चे उस समस्या को खुद पहचानेंगे, उसको परिभाषित करेंगे और उसका समाधान को खोजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि शिक्षण जो होता है इसमें ना तो वो शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि ना तो शिक्षक केंद्रित होता है, ना विषय केंद्रित होता है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होता है, विषय केंद्रित भी नहीं होता है। यहाँ पे शिक्षण होता है झुकाव केंद्रित। ठीक है, शिक्षण यहाँ पे क्या होता है, झुकाव केंद्रित होता है। ठीक है, जैसे कोई एक समस्या बच्चों को दी गई, तो बच्चों का उस समस्या के जिस पक्ष के और उनका झुकाव होगा, ठीक है, तो शिक्षण उसी तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। ठीक है, यानी कि एक शिक्षक उसको अपनी अकॉर्डिंग एक निश्चित दिशा में लेके नहीं जा सकता है शिक्षण को। ठीक है, यहाँ पर छात्रों का जिस प्रकार का भी झुकाव होगा, शिक्षण उस दिशा में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, छात्र और शिक्षक के बीच यहाँ पर क्या होती है कि परस्पर क्रिया होती है। ठीक है, छात्र और शिक्षक के बीच यहाँ पर परस्पर क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पर तो शिक्षक बहुत कठोर अनुशासन लागू करता है। ठीक है, यहाँ पर भी शिक्षक केवल बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है, उनसे कोई ऐसे एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करता है। ठीक है, पर इस स्तर पर इनके बीच परस्पर क्या होती, क्रिया होती रहती है, यानी कि परस्पर उनके बीच में बातचीत, इंट्रैक्शन होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ये किसके लिए उपयोगी है, उच्च वर्ग के लिए। ठीक है, यानी कि ये बड़ी क्लासों के लिए उपयोगी है। चिंतन स्तर का जो शिक्षण है ये बड़ी क्लासों के लिए उपयोगी है, छोटी क्लासों के लिए ये उपयोगी नहीं है। ठीक है,
और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो अध्ययन सामग्री होती है, ठीक है, यहाँ पे जो अध्ययन सामग्री वाला पॉइंट है, तो अध्ययन सामग्री यहाँ ना तो व्यवस्थित होती है और ना ही पूर्व नियोजित, ना ही पूर्व नियोजित, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों की सोच और विचारों का प्रभाव होता है, ठीक है। शिक्षक ने कोई एक समस्या दी और बच्चे उस समस्या को जिस दिशा में लेके जाना चाहे अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपनी मौलिक सोच के अकॉर्डिंग, वो उस दिशा में वो शिक्षण कार्य जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो विषय वस्तु होती है ना तो पूर्व निर्धारित होती है और ना ही वो व्यवस्थित होती है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको आज की ये क्लास समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षण के कितने स्तर हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं या इनमें कौन कौन से बिंदु हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।